हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। आज की जो क्लास है वो ब्रोनिस्लाव मैलिनोवस्की पे है। मैलिनोवस्की का जो टाइम पीरियड है 1884 से 1942 का टाइम पीरियड है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे मैलिनोवस्की का प्रकार्यवाद, उन्होंने जो आवश्यकता का सिद्धांत दिया है उसके बारे में समझेंगे कि वो उनके प्रकार्यवाद में आवश्यकता कहते हैं कि आवश्यकता जो हमारी पूरी होती हैं तो ही हम वो प्रकार्य करते हैं। तो इन्होंने जो ट्रोबियान आइलैंड में द्वीपवासियों का जो अध्ययन किया उसमें कूला रिंग सिस्टम को बताया है कि वहाँ पे एक कूला रिंग सिस्टम होता है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इनको प्रकार्यवादी कहा जाता है, फंक्शनलिज्म। इन्होंने जो ये प्रकार्यवादी समाजशास्त्री हैं, मानव शास्त्री भी कहा जाता है। जब ये बीमार थे तो इन्होंने फ्रेजर की बुक पढ़ी थी, तो वहीं से ये इंस्पायर होके मानव शास्त्र की तरफ आकर्षित हुए थे। उसके बाद उन्होंने ये ट्रोबियान द्वीपवासियों का अध्ययन किया। नृवंश विज्ञानी भी कहा जाता है इनको, एथनोग्राफर। जो नृवंश विज्ञानी है, एथनोग्राफर हैं, वो होते हैं कि ऐसा शोधकर्ता होता है कि जो कि जिस जनजाति का अध्ययन करता है उनकी संस्कृति का अध्ययन करता है, उस जनजाति का संस्कृतियों का अध्ययन करता है, उसको नृवंश विज्ञानी कहते हैं। तो इनको इनसे अलग अलग नामों से जाना जाता है मैलिनोवस्की को। मैलिनोवस्की का जो प्रकार्यवाद है, फंक्शनलिज्म है, उसको अलग अलग नामों से जानते हैं, और भी उसके नाम हैं। वो प्रकार्यवाद जो कि फंक्शनलिज्म के नाम से जानते हैं, प्रकार्यवादी समाजशास्त्री हैं मैलिनोवस्की। इनका जो प्रकार्यवाद है वो साइकोलॉजिकल फंक्शनलिज्म। ये कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक जब हमारी ज़रूरतें, जैविकी ज़रूरतें पूरी होती हैं, मनोवैज्ञानिक ज़रूरतें पूरी होती हैं, तो वो प्रकार्यवाद होता है। तो इनको मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल फंक्शनलिज्म कहा जाता है। इंडिविजुअल, जब व्यक्ति की जो इंडिविजुअल है उसकी नीड पूरी होती है, इंडिविजुअल की व्यक्तिक नीड पूरी होती है, तो ही समाज में व्यवस्था बनी रहती है। तो इनको इंडिविजुअल फंक्शनलिज्म के नाम से जाना जाता है। जो इनका प्रकार्यवाद है, कल्चरल जो हमारी छोटी छोटी जो कल्चर का छोटा छोटा तत्व है वो सारे हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो जो कल्चरल संस्कृति प्रकार्यवाद है वो भी इसी से संबंधित है, इसलिए इनको कल्चरल फंक्शनलिज्म कहा जाता है। नीड फंक्शनलिज्म, आवश्यकता, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, हमारी जैविकीय मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, जैविक और मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं पूरी होती हैं तो वो प्रकार्यवाद है। फ्रेजर की पुस्तक इन्होंने द गोल्डन बाउ पढ़ी। उस गोल्डन बाउ बुक को पढ़ के जब ये बीमार थे उन्होंने ये बुक पढ़ी है, तो फिर वो मानव शास्त्र की तरफ आकर्षित हुए। तो उन्होंने ट्रोबियान द्वीपवासियों का, उसके बाद प्रभावित होकर ट्रोबियान द्वीपवासियों का अध्ययन किया। ये अध्ययन किया है इन्होंने 1915 से लेकर 1918 के बीच में। मैलिनोवस्की ने ये अध्ययन किया है न्यू गिनी के उत्तर पश्चिम में जो स्थित है ट्रोबियान द्वीप, वहाँ के निवासियों का अध्ययन किया है। रेडक्लिफ ब्राउन जो कि उस समय इनके समकालीन थे, रेडक्लिफ ब्राउन भी उस समय के हैं। इनको रेडक्लिफ ब्राउन को संरचनात्मक प्रकार्यवाद कहा जाता है। जो रेडक्लिफ ब्राउन हैं उनको संरचनात्मक प्रकार्यवादी कहा जाता है। जो मैलिनोवस्की हैं उनको प्रकार्यवादी कहा जाता है। जो रेडक्लिफ ब्राउन हैं वो संरचनात्मक प्रकार्यवादी, क्योंकि मैलिनोवस्की सिर्फ प्रकार्यों की बात करते हैं, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा हो रहा है वही प्रकार्य है। लेकिन रेडक्लिफ ब्राउन उन प्रकार्यों को दूसरी संस्थाओं के साथ जोड़ते हैं कि एक संस्था जब दूसरी से जुड़ी है, वो प्रकार्यों को पूरा कर रही है, दूसरी से वो कैसे रिलेटेड है, तो ही वो समाज में व्यवस्था को बनाए रख रही है। जैसे कोई हम जब पॉलिटिकल कोई कार्य कर रहे हैं तो पॉलिटिकल जो हमारे प्रकार्य हैं तो वो धार्मिक से कैसे जुड़े हैं, धार्मिक का जो कार्य है वो राजनीतिक संस्थाओं से कैसे जुड़ा है। जब कोई पॉलिटिक्स करता है तो धर्म को साथ में जोड़ लेता है, धर्म का मुद्दा बना के जब कोई पॉलिटिक्स करता है, तो इस तरह से वो एक संस्था दूसरी से जुड़ी है जो कि
संरचना को बताते हैं, प्रकार्यवाद को संरचना से जोड़ते हैं। तो रेडक्लिफ ब्राउन संरचना से जोड़ते हैं प्रकार्यवाद को, तो इसलिए उनको संरचनात्मक प्रकार्यवादी कहा जाता है। मैलिनोवस्की प्रकार्यवादी हैं, वो केवल प्रकार्य की बात करते हैं। मैलिनोवस्की दुर्खिम के प्रकार्यवादी जो उनके विचार थे उनसे भी प्रभावित थे, उनका विचारों का भी प्रभाव पड़ा। मैलिनोवस्की ने जो ट्रोबियान द्वीपवासियों का अध्ययन किया उसमें उन्होंने पाया कि जो वहाँ की वंश है, जो सत्ता है, जो वंश जो चलता है आगे, वो मातृवंशीय है, मातृवंशी निवासी हैं, क्योंकि वहाँ पे उस समाज में जो उत्तराधिकारी हैं वो स्त्रियों से स्त्रियों को होता है, जो उत्तराधिकार मिलता है वो स्त्रियों से मतलब जो लेडीज़ हैं, लेडीज़ से फिर उसके बाद जो लेडीज़ होंगी उनको मिलता है। ये मातृवंशीय परिवार हैं, मातृवंशीय निवासी होते हैं। ये सबसे पहले इन्होंने जिस विधि का प्रयोग किया वो है सहभागी अवलोकन विधि, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड। ये एक क्षेत्रीय अध्ययन पद्धति होती है, एक ऐसा अवलोकन है, ऐसी विधि है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड, जो कि जिस समूह का अध्ययन करना है, जो शोध करता है जिस समूह का अध्ययन करता है वो उसी समूह में जाके वहाँ पे उनके साथ जाके रहता है, उनका रहन सहन उनको उनके साथ रह के देखता है, वैसा ही जीवन उनके साथ जीता है, जैसे वो कार्य करते हैं वैसे कार्य करने की कोशिश करता है, उनकी भाषा को सीखता है, उनके कल्चर को समझता है। तो मैलिनोवस्की पहले ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने सहभागी अवलोकन विधि को डेवलप किया, सहभागी अवलोकन विधि दी कि उस ग्रुप में, जिस ग्रुप का अध्ययन करना है, जिन निवासियों का अध्ययन करना है, जनजाति का अध्ययन करना है, वहाँ पर जाके रह के उनके साथ जो कार्य वो करते हैं वैसा उनके साथ करके उन कार्यों को सीखना, उनको फील करना कि वो क्या फील करते हैं। तो ये जो पार्टिसिपेंट मेथड है ये किसने दिया है? मैलिनोवस्की ने। ट्रोबियान द्वीप के जो सामाजिक जीवन है, उनके विचार, उनका अध्ययन उन्होंने किया है, उनकी पुस्तक है आर्गोनेट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, जो कि 1922 में उन्होंने लिखी है। जब उन्होंने सहभागी अवलोकन किया उस समूह का जो ट्रोबियान द्वीपवासी थे, वहाँ के उस द्वीप का उन्होंने अध्ययन किया, उसमें उन निवासियों के सामाजिक जीवन को देखा, उनके विचारों का जानने की कोशिश की, उनके कल्चर को समझने की कोशिश की। तो वो जो अध्ययन उन्होंने किया वो उनकी पुस्तक है आर्गोनेट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, जो कि 1922 में लिखी है। ये है कि मैलिनोवस्की जो कि उस द्वीपवासी समूहों के बीच में बैठे हैं, उनके जैसे वो कर रहे हैं, इन्होंने भी हाथ में ये पकड़ा है, जैसा वो जीवन जी रहे हैं उनकी तरह जीवन जीने की कोशिश करना। तो उनकी बातों को, अगर उनके कल्चर को समझना है तो ये कहते हैं कि उनके बीच में जाके उनके साथ रह के ही हम समझ सकते हैं। मैलिनोवस्की का जो सिद्धांत है, प्रकार्यवादी सिद्धांत है, इनको प्रकार्यवादी सिद्धांत का प्रणेता बोला जाता है। इस सिद्धांत की अभिव्यक्ति उनकी जो पुस्तक है संस्कृति के एक वैज्ञानिक सिद्धांत, 1944 में लिखी है इनकी पुस्तक संस्कृति के एक वैज्ञानिक सिद्धांत, जो कि 1944 में लिखी। उसमें इनकी अभिव्यक्ति को देखा जा सकता है। इनकी जो संस्कृति के बारे में बात की है प्रकार्यवादी, वो इस पुस्तक में लिखी है। संस्कृति कल्चर, जो कि संस्कृति, ये कहते हैं कि संस्कृति विरासत में जो हमें मिला होता है, जो भी कलाकृतियाँ हमें मिली हैं, जो सामान मिला है, तकनीकी प्रक्रियाएं, छोटे जो विचार हैं, आदतें, हमारे मूल्य जो भी हैं, वो सारे संस्कृति में शामिल होते हैं। मैलिनोवस्की के अनुसार कि जो मानव की संस्कृति का मूलतः जो कार्य है वो मौलिक और आधारभूत हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। संस्कृति क्या है कि जो हमारी छोटी छोटी कार्य हैं, जो छोटे तत्व हैं, वो संस्कृति का हिस्सा है, क्योंकि वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। संस्कृति का जो तत्व है वो किसी न किसी रूप में समाज में ज़रूर विद्यमान होता है। हर समाज की कोई न कोई छोटी न छोटी संस्कृति जरूर होती है जो कि व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरी करती है। जब वो संस्कृति व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरी कर रही है तो ही वो प्रकार्यवाद है। तो इनका प्रकार्यवाद, जो संस्कृति का प्रकार्यवाद कहा जाता है, क्योंकि ये कहते हैं कि संस्कृति हमारी
बेसिक ज़रूरतों को पूरा करती है। जब आवश्यकताओं को पूरा करिए तो ही हम उस संस्कृति को निभा रहे हैं, तो ही हम उस चीज़ को आगे लेके चल रहे हैं। जो तकनीकी प्रक्रिया हमारी आदतें और विचार होते हैं उसको उसका अस्तित्व तो ही है क्योंकि वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रही है। जो वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रही है, इसीलिए उनको सांस्कृतिक प्रकार्यवादी भी कहा जाता है। व्यक्ति की ज़रूरतों को पूरा कर रही है समाज में तो उसको व्यक्तिक प्रकार्यवादी कहा जाता है। आवश्यकता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नीड, इससे तात्पर्य यह है कि जो मानव शरीर की रचना सांस्कृतिक परिवेश है हमारा, उन दशाओं की व्यवस्था से हमारा प्राकृतिक पर्यावरण के संदर्भ में किसी भी समूह तथा शरीर रचना की अस्तित्व के लिए होना एक साथ पर्याप्त और आवश्यक है। तो जो ये कहते हैं कि जो हमारा शरीर है, मानव शरीर है, उसके साथ हमारा सांस्कृतिक परिवेश है, हमारी विचार, मूल्य, आदतें जो हमें विरासत से मिला है, वो सब हम एक प्राकृतिक पर्यावरण के संदर्भ में एक समूह में रहते हैं। जब एक समूह में रहते हैं तो वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। जो हमारी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं उसी को ये बेसिक नीड का नाम देते हैं कि नीड की थ्योरी देते हैं कि आवश्यकताओं के कारण ही हम उस कार्य को कर रहे हैं। समाज को ये 3 स्तरों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। कि जैविकीय आधार पे हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, हमारा स्वास्थ्य, जो हमें खाने, रोटी, कपड़ा, मकान, जो हमारी जैविकीय ज़रूरतें होती हैं, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम उस कार्य को करते हैं। संरचनात्मक, जब हम समाज की अखंडता को बनाए रखते हैं, जब समाज का जो संरचना है वो बनी रहती है, समाज की अखंडता जिससे बनी रहती है, ऐसी चीज़ें जो कि हमारे लिए ज़रूरी थी, जो हमारा संस्कृति का पार्ट होता है, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, जो संरचनाएं, संस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, ये आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। प्रतीकात्मक, जो कि हमें इंटीग्रेटेड रखती हैं, एकता में बांध के रखती हैं। समाज अपनी संस्कृति में एकता, जो हमारी संस्कृति होती है, वो एकता को बनाए रखना चाहती है। बुनियादी ज़रूरतें होती हैं कुछ व्यक्ति की, जो जैविकी बताया, वो जैविक और मनोवैज्ञानिक ज़रूरतें होती हैं। व्यक्ति को रहने के लिए रोटी, मकान, कपड़ा चाहिए। मनोवैज्ञानिक, उसको भूख लगी है, उसको खाने के लिए चाहिए, पीने के लिए चाहिए, जो उसकी नॉर्मल जो बेसिक सी ज़रूरतें हैं उनको पूरा। मनोवैज्ञानिक, उसकी जब ज़रूरतें पूरी होती हैं तो इसको बुनियादी ज़रूरतें कहा है। व्युत्पन्न आवश्यकताएं बताई हैं कि जो संस्कृति द्वारा निर्मित आवश्यकताएं होती हैं, हमारी संस्कृति से जो हमने खुद ही राजनीति को जो बनाया कि राजनीति जो संस्कृति से ही निर्मित है। सामाजिक और आर्थिक, कानूनी व्यवस्था, ये सारी हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं। हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से राजनीतिक, जैसे पॉलिटिकल, अगर हमने सरकार बनाई है तो उसमें हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, आवश्यकताएं पूरी होती हैं, तो ही हम, वरना समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। समाज में अव्यवस्था ना फैले, उसी कारण राजनीतिक पार्टी जो कि उनमें से एक सत्ता में आएगी तो शासन जो है वो बढ़िया से चलेगा, समाज में जो है व्यवस्था बनी रहेगी। वरना कोई भी पार्टी मारकाट करके मतलब सत्ता में आ जाएगी। तो उसी व्यवस्था को बनाने के लिए जैसे जो कानून बने हैं, तो ये हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ये संस्कृति द्वारा ही निर्मित है, हमारी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। एकीकृत आवश्यकताएं, इंटीग्रेटेड नीड्स, प्रतीक और प्रतीकात्मक आवश्यकताएं, जैसे यादू, धर्म, कला, संस्कृति, ये हमारे प्रतीक, हमारे सिंबल को दर्शाती हैं कि हम किस संस्कृति से हैं। अगर धर्म को मान रहे हैं तो नैतिकता, धर्म से नैतिकता का विकास होता है, व्यक्ति का लौकिकता, जो व्यक्ति जन कल्याण के कार्य करता है तो वो इसी भावना से प्रेरित होकर करता है। तो ये भी हमारी प्रतीकात्मक, हमें इंटीग्रिटी में बांधता है, हमें एकता में बांधता है। मैलिनोवस्की कहते हैं कि जो व्यक्ति है उसमें, उनकी मूल प्रवृत्ति में कुछ आवेग होते हैं, और वो आवेग जो है वो 11 तरह के होते हैं। 11 तरह के आवेग के कारण व्यक्ति अपनी नीड को पूरा करता है, व्यक्ति उन कार्यों को करता है। जैसे व्यक्ति की नीड है, ये भूख जो है वो उसका आवेग है,
तो भूख उसका आवेग है, इसके लिए वो एक्ट करता है, कार्य करता है। कार्य क्या करता है कि वो खाना खाता है, तो उसकी जो नीड पूरी, जब उसको सेटिस्फेक्शन मिली, उसकी भूख मिट गई। तो यही जो आवेग हैं ये उनसे व्यक्ति से मतलब वो कार्य करवाते हैं। प्यास लगना, जब प्यास लगती है तो ये आवेग है, प्यास एक आवेग है। व्यक्ति पानी पीता है तो वो क्या है, उसका एक्ट है, वो कार्य करता है, पर कार्य है वो उसका। जब उसकी वो प्यास बुझ जाती है, प्यास बुझती है, प्यास को मिटाना, वो क्या है, उसकी सेटिस्फेक्शन पूरी होगी, उसकी आवश्यकता पूरी होगी। तो ये सारे यौन इच्छा, बेचैनी, निद्रा, मूत्र त्याग, सांस लेना, पीड़ा, डर, मल त्याग, ये सारे उसके आवेग बताए हैं मालिनोवस्की ने कि 11 तरह के आवेग होते हैं मनुष्य के, वो जो कि जिनको वो पूरा करने के लिए, सेटिस्फेक्शन करने के लिए उन कार्यों को करता है। तो यही प्रकार्य हैं कि प्रकार्य तो ही होते हैं कि वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जब वो हमारी आवश्यकता पूरा करते हैं तो ही हम उस कार्य को करते हैं। किसी समाज की संस्कृति को समझने के लिए हमें जैविकी और मनोवैज्ञानिक तत्वों को समझना चाहिए। इन तत्वों से हमें बच के नहीं चल सकते, क्योंकि हमें जैविक जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना होता है, मनोवैज्ञानिक जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना होता है, तो ही हम जो संस्कृति है उस संस्कृति को समझ सकते हैं। तो ही उन्होंने सहभागी अवलोकन किया। किनशिप अलजेब्रा, बंधुता बीजगणित, ये जो कंसेप्ट है ये भी मालिनोवस्की ने दिया है कि समाज में संस्थाओं जैसे विरासत, शिक्षा, राजनीति, धर्म के साथ हमारी रिश्तेदारी के संबंध है, इन तरीकों का जब हम अध्ययन करते हैं तो ये पाते हैं कि समाज में जो सबसे महत्वपूर्ण संगठन है वो नातेदारी का है। समाज में सबसे महत्वपूर्ण संगठन कौन होता है, संगठनों का घटक है नातेदारी। ये कहते हैं कि नातेदारी सिर्फ व्यक्तियों को जोड़ना, उनको इस्तेमाल करना नहीं है कि प्रजनन की प्रक्रिया हुई कि व्यक्ति जो बढ़ते जा, नातेदारी बढ़ते जा रही है, चाचा, ताया, मामा, जो मतलब रिश्तेदारी जो बढ़ती जा रही, व्यक्तियों को जोड़ना नहीं है, बल्कि इसका उपयोग जो है वो रिश्तेदारी बीज गणित के रूप में है। रिश्तेदारी बीज गणित के रूप में ऐसे ही कि इसका उपयोग हम जो नातेदारी का उपयोग है उसका उपयोग उत्तराधिकार के लिए, संपत्ति विरासत के लिए, विभाजन जो हम करते हैं विभाजन के आधार में भी किया जाता है। जो संस्कृति प्रणाली है उसमें जैसे उन्होंने पाया कि जो वहाँ का ट्रोबियान आइलैंड में जो द्वीपवासी हैं उनमें मातृवंशीय है, तो मातृवंशीय एक स्त्री से जो सत्ता है वो ट्रांसफ़र होती है स्त्री को। तो ये कहते हैं कि नातेदारी इसलिए है, जो बंधुता बीज गणित का इन्होंने कंसेप्ट दिया, रिश्तेदारी बीज गणित का, ये कहते हैं कि वो उत्तराधिकार के लिए, उसके बाद उत्तराधिकार कौन होगा, किसके पास विरासत जाएगी, कौन उसको संभाले, ये विभाजन है कि किसको वो सत्ता मिलेगी, कौन उसको संभालेगा इस विरासत को। तो इसीलिए उन्होंने ये रिश्तेदारी बीज गणित को बताया कि रिश्तेदारी एक जो सामाजिक संबंध होते हैं हमारे समाज में, उनमें व्यक्तियों का जोड़ नहीं है कि व्यक्ति जो बढ़ते गए वो नातेदारी नहीं है। ये कहते हैं कि ये विरासत को संभालने वाला उत्तराधिकारी, संपत्ति का जो उत्तराधिकारी होगा वो उस रूप में होती है, विभाजन भी उस रूप में होता है, किसको जाएगी, कौन इसकी देखभाल करेगा, तो संस्कृति को जो देख रहा है। तो इसीलिए इन्होंने रिश्तेदारी का बीज गणित का सिद्धांत दिया। कुलारिंग विनिमय प्रणाली, इसकी चर्चा आर्गोनेट ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक में करते हैं, 1922 में इन्होंने लिखी है, आर्गोनेट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक 1922 में। ये कहते हैं कि जो कुलारिंग है वो एक औपचारिक आदान प्रदान है, ऐसी प्रणाली है जिसमें आदान प्रदान किया जाता है। ये है कुलारिंग जो सिस्टम है। कुलारिंग में ऐसा है कि ये सब क्या है, द्वीप हैं, ये सब द्वीप हैं, इन द्वीपों के बीच में ये नेकलेस है, ये नेकलेस चलता है, और ये जो द्वीप हैं ये कितने हैं, 18 द्वीप हैं। इन 18 द्वीपों में ये जो नेकलेस है ये आगे आगे ट्रांसफ़र होता है, आगे एक दूसरे को दिया जाता है। और ये क्या है, एक मवाली, ये एक हाथ बंद है, एक चूड़ा बंद की तरह,
ये जो इसी को उन्होंने कुला रिंग कहा है कि ये कुल में एक दूसरे को ट्रांसफर होती रहती है। ये जो कुला रिंग है, ये जो नेकलेस है, ये नॉर्थ से लेके, ये जो नॉर्थ से लेके ये इधर को जाता है, ये आगे नॉर्थ से लेके ये क्लॉक वाइज घूमता है, क्लॉक वाइज ऐसे घूमता है। और ये जो मवाली है, ये इसको ऐसे घुमाते हैं कि ये एंटी क्लॉक वाइज आता है, ऐसे ये एक दूसरे को दिया जाता है। ये जो कुला रिंग है, इसमें एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक इसको लेके जाया जाता है। ये जो हार है उसको एक द्वीप से दूसरे द्वीप को दिया जाता है। और वो जो चूड़ाबंद दिखाया है वो भी दूसरे को दिया जाता है। ये प्रत्येक वर्ष में 2 बार दिया जाता है। ट्रोबियान द्वीपवासी जो है वो इस जो नेकलेस है, इसका तो मूल्यवान वस्तुओं का, ये जो मूल्यवान वस्तु है इसका कोई मुद्रा में कोई मोल नहीं है, लेकिन ये मूल्यवान वस्तु होती है उनके लिए, ये इसको आदान प्रदान करते हैं। सैकड़ों मील दूर जाते हैं उनको आदान प्रदान करने के लिए। जो नेकलेस है ये बना है रेड शेल डिस्क नेकलेस है ये, इसको सेलुवा कहते हैं, सुलावा, इसको सलावा कहते हैं। ये जो उत्तर दिशा से लेके वहाँ से एक द्वीप को जाएगा, फिर वो आगे द्वीप को जाएगा, ऐसे करके घूमता है क्लॉक वाइज, घड़ी की तरह ऐसे करके। फिर वो ये एक प्रतिष्ठा को दिखाते हैं। ये जो नेकलेस है, ये जो रेड शेल का है, ये प्रतिष्ठा को दिखाता है। और जो मवाली है, ये जो मवाली है, ये है मवाली। ये मवाली जो है वो दक्षिणा प्रति दिया जाता है, एक द्वीप से दूसरे द्वीप को दिया जाता है। ये एंटी क्लॉक वाइज घूमता है। इसको वाइट शेल आरंबंद कहते हैं। मवाली, इसका नाम मवाली होता है। और इसका सुलावा, ये सुलावा है और ये मवाली। खुला जो है वो वस्तुओं का कोई मौद्रिक मूल्य तो नहीं होता, इसका कोई भी वैल्यू, मुद्रा में कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन ये उपभोक्ता वस्तुओं में नहीं बदली जा सकती। ये एक प्रतिष्ठा के लिए होता है, ये एक सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए होता है, जो कि एक समूह से, अभी फिर से एक बार बता देती हूँ। अभी ये हमने देखा कि ये जो नेकलेस है, ये नेकलेस है और ये है मवाली, ये सुलावा है और ये मवाली है। तो इसके पास, इस समूह के पास ये वाला नेकलेस है, ये दिया जाएगा एंड ये क्लॉक वाइज दिया जाएगा। यहाँ से ये जो मवाली है, ये यहाँ से उत्तर दिशा से यहाँ से चलेगा, यहाँ पे होगा किसी द्वीप के पास, तो यहाँ से चलेगा, ये इस द्वीप को दिया जाएगा। प्रतिष्ठा एक सम्मान की तरह होता है। जिस व्यक्ति, जैसे हमें स्कूल में जब कोई बच्चा फर्स्ट सेकंड आता है तो उसको ट्रॉफी मिलती है। ट्रॉफी का कोई मुद्रा में कोई मोल नहीं है, लेकिन एक सम्मान होता है कि उसको प्रेस्टीज मिलती है, एक प्रतिष्ठा मिलती है। तो वही ये चीज़ है कि वे सम्मान के लिए दिया जाता है, उसको प्रतिष्ठा के लिए दिया जाता है। ये फिर आगे आता है इस द्वीप में, ऐसे करके आगे द्वीप में, ऐसे ये साल में 2 बार होता है, साल में ये 2 बार ट्रांसफ़र होता रहता है। और ये जो है जिसके पास ये होगा वो इसको ऐसे देगा, इस द्वीप को देगा, फिर वो इस द्वीप को देगा, मवाली को इस द्वीप को देगा, ऐसे करके ये एंटी क्लॉक वाइज चलता है। तो ये एक व्यापार की तरह होता है, मतलब आदान प्रदान होता है इसमें। जिसकी वो चीज़ है वो दोबारा उसी के पास वापस आ जाती है। ये घूम फिर के ऐसे सर्कल में चलता रहता है। लेकिन ये एक गैर आर्थिक गतिविधि होती है, इसमें कोई भी इसका मुद्रा के रूप में कोई मोल नहीं है, लेकिन एक प्रतिष्ठा को दिखाता है। कुला में ऐसा है कि जो एक बार कुला में आ जाता है वो हमेशा में कुला में ही रह जाता है। कुला रिंग में आदान प्रदान की जाने वाली जो वस्तुएं हैं, लाल शेल जो है हार, नेकलेस, और सफ़ेद शेल है कंगन, जो हाथ में पहनने वाला है, मवाली। इसको मवाली, इसको सुलावा कहते हैं। ये है सुलावा और ये है मवाली, जो कि विपरीत दिशाओं में चलता है। मवाली चलता है विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉक वाइज। ऐसे इस द्वीप ने इस द्वीप को दिया, इसने इस द्वीप को दिया, ऐसे चलता है। और सुलावा चलता है
क्लॉकवाइज, वो ऐसे करके इस द्वीप ने इसको दिया, ऐसे ऐसे करके क्लॉकवाइज चलता है। और ये गैर आर्थिक उद्देश्यों के लिए पूरा किया जाता है। इसमें कोई भी आर्थिक उद्देश्य पूरा नहीं होता, बल्कि गैर आर्थिक उद्देश्य है। ये एक सामाजिक प्रतिष्ठा को दिखाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो सामाजिक प्रतिष्ठा को दिखाना होता है। भागीदारों को सीधी या अप्रत्यक्ष रूप से ये अंगूठी जैसी संरचना बन जाती है। जो हमने अभी देखा, ये कैसी संरचना बन रही थी, एक अंगूठी की जैसी संरचना बनती है। ये जो संरचना बन रही है ये अंगूठी की तरह संरचना बन रही है। इसी को उन्होंने कुला रिंग कहा है। ये जो सिस्टम उन्होंने बताया, ये कुला रिंग, ये अंगूठी की जैसी संरचना बनती है। कुला का एक नियम होता है कि जो एक बार इस कुला में आ गया वो फिर उसी कुला में ही रहता है। आगे वो बात करते हैं काला जादू और सफ़ेद जादू की। ब्लैक एंड वाइट मैजिक की बात करते हैं। जादू एवं धर्म जो है वो भावनात्मक आवश्यकताओं से उत्पन्न होता है। हमें अपने भावनात्मक जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना होता है। उसी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जादू और धर्म होते हैं। जब व्यक्ति कोई तनाव में होता है, जब कोई ऐसी सिचुएशन में होता है जब उसको कुछ समझ नहीं आता, तो वो जादू और या धर्म का सहारा लेता है। तो ये जो हमारी आवश्यकता है कि हम उस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, तो जादू या धर्म हमें हेल्प करता है। तो ये इसका व्यवहारिक रूप दिखता है। जादू और धर्म का जो है वो व्यवहारिक रूप दिखता है, लेकिन ये हमारी भावनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करता है। इनकी पुस्तक है मैजिक, साइंस एंड रिलीजन, जो कि 1925 में लिखी है। उसमें इन्होंने इसकी बात की है कि इनके अनुसार धर्म की जो क्रिया विधि है वो विश्वासों की व्यवस्था है। जो धर्म के अनुसार हम कुछ कार्य करते हैं वो विश्वास के कारण करते हैं, विश्वास की व्यवस्था बनती है। जो हम जब कोई पूजा अर्चना करते हैं, जिस मकसद के लिए हमने पूजा अर्चना की, अगर वो पूरी नहीं होती है फिर भी हम उस पर शक नहीं करते, हम विश्वास बनाए रखते हैं कि कहीं हमसे ही खोट हो गया, हम फिर से दोबारा से वो पूजा करते हैं। तो ये विश्वासों की व्यवस्था को बनाता है। जो धर्म की क्रिया विधि है वो विश्वास की व्यवस्था को बनाता है। धर्म एक समाजशास्त्री घटना के रूप में अगर हम देखें तो ये व्यक्ति का व्यक्तिगत अनुभव होता है। जब व्यक्ति उस विश्वास को बनाए रख रहा है, उस व्यवस्था को बनाए रख रहा है, तो ये क्या है, व्यक्ति का व्यक्तिगत अनुभव है। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो इनका मैलिनोवस्की का प्रकार्यवाद है वो व्यक्तिक प्रकार्यवाद है। जादू आशावाद का मानकीकरण था, जो कि लोगों को उनके महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए एक आत्मविश्वास प्रदान करता है। जो जादू है वो व्यक्ति को आत्मविश्वास प्रदान करता है। जादू कहाँ से उत्पन्न हुआ? जब प्राचीन समय में जब कोई बिजली कड़की, तूफान आया, आंधी, जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, उन घटनाओं से जब व्यक्ति डरने लगा, तो जब एक जुट में रहने लगा तो इंटीग्रिटी उनमें होने लगी। इसी कारण से वो जादू की वहीं से उत्पत्ति हुई है। क्रोध, घृणा, निराशा और चिंता के दौर में उसको संतुलन और मानसिक अखंडता को बनाए रखने के लिए इस जादू को करता है। मतलब जो व्यक्ति को क्रोध, निराशा हो रही है, जो सिचुएशन उसके सामने, परिस्थितियाँ उसके सामने हैं जो उसके कंट्रोल में नहीं है, उन पे संतुलन करने के लिए, अपने दिमाग को संतुलन करने के लिए ये व्यक्ति को आशावादी बनाता है, व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ता है, उसकी अखंडता को बनाए रखता है। धर्म भावनात्मक जो तनाव होता है व्यक्ति को, उससे मुक्ति दिलाता है। व्यक्ति जो भावनाओं में अगर तनाव से घिरा है तो वो तनाव से मुक्ति दिलाता है। इस कार्य के अलावा वो सामाजिक योगदान में भी, धर्म जो है वो सामाजिक कार्यों में भी योगदान देता है, क्योंकि जो नैतिक कानून होते हैं, व्यवस्था होती है, उसमें वो अपना सहयोग करता है। जब धार्मिक शिक्षा दी जाती है तो व्यक्ति नैतिकता को सीखता है। नैतिकता से ही जो नैतिक कानून होते हैं हम उनको पूरा करते हैं। हम जैसे कोई गलत काम नहीं करना, हम इसके साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा, ऐसी जो भावना है वो धर्म सिखाता है। तो ये नैतिकता की व्यवस्था को बनाए रखता है, समाज में ये भी योगदान देता है और पूरे समुदाय को ये सामाजिक इकाई के रूप में पहचानने की दिशा में काम करता है। जो समुदाय है, जिस धर्म से संबंधित है, उसको भी पहचानने में ये हमें एक दिशा प्रदान करता है, उस इकाई को पहचानने में।
और नैतिकता का ये विकास करता है, नैतिकता की व्यवस्था करता है। धर्म जो है वो नैतिकता की व्यवस्था करता है, विश्वासों की व्यवस्था है। दुर्खिम जादू को पवित्र मानते हैं और विज्ञान को अपवित्र मानते हैं। मैजिक इज स्केयर्ड एंड साइंस इज प्रोफेन। दुर्खिम ने दुर्खिम कह रही हूँ, मालिनोवस्की जादू को पवित्र मानते हैं और विज्ञान को अपवित्र मानते हैं। मालिनोवस्की का मानना है कि जो जादू है वो एक पवित्र प्रथा है जो समाज की संस्कृति और मान्यताओं में गहराई से उनके अंदर समाई है। जादू एक ऐसा ये कहते हैं कि ऐसी पवित्र प्रथा है कि समाज की ये संस्कृति में झलकती है, ये समाज की संस्कृति में दिखाई देती है। उनकी जो मान्यताएं हैं वो उसी में निहित होती है, उस जादू में ही निहित होती है। तो ये एक पवित्र प्रथा है अगर कल्याण के लिए की जाए। यही जादू से संबंधित जो वाइट मैजिक है, जो सफ़ेद जादू है, जो वाइट मैजिक है, सफ़ेद जादू, इसमें ये कहते हैं कि जब अगर कोई ऐसा जादू है जो कि जन कल्याण के लिए किया जाए, जो सफ़ेद जादू है वो जन कल्याण के लिए किया जाता है, जो कि व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाता है, उनकी भावनाओं को संतुलित करने में सहयोग करता है, वो जन कल्याण के लिए सफ़ेद जादू। काला जादू जो कि एक तंत्र मंत्र है, तंत्र मंत्र की क्रियाविधि है। सफ़ेद जादू जन कल्याण के लिए किया जाता है, काला जादू एक तंत्र मंत्र की प्रक्रिया है। उन्होंने तर्क दिया कि जादू लोगों को अलौकिक रूप से जुड़ने के लिए और पर्यावरण पर नियंत्रण रखने का एक तरीका होता है। जो सफ़ेद जादू है वो इसमें आता है कि जो सफ़ेद जादू है वो लोगों को अलौकिक से जुड़ने से, मतलब भगवान की, परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए और लोगों को अपने चिंतन मनन करने के लिए उसको सहायता करता है, विश्वास बढ़ता, आत्मविश्वास बढ़ता है और पर्यावरण पर नियंत्रण रखने का भी एक तरीका होता है। इसके अलावा जो विज्ञान है वो अपवित्र है क्योंकि वो अभ्यास के रूप में है। जो विज्ञान है वो अपवित्र है, वो अभ्यास के रूप में है जो कि जीवन का जो व्यवहारिक और भौतिक पहलू हैं उनसे संबंधित है। जीवन के जो भौतिक पहलू, जैसे जो हमारी सुख सुविधाएं हैं, जो हमारे पास टेक्निक है, वो सब क्या है? विज्ञान है। तो ये विज्ञान को एक अपवित्र अभ्यास मानते हैं। सार्वभौमिक प्रकार्यवाद, मालिनोवस्की कहते हैं कि जो प्रकार्यवाद है, संस्कृति के छोटे छोटे तत्व हर संसार में विद्यमान है। कोई भी संसार ऐसा नहीं है, समाज ऐसा नहीं है कि वहाँ पे संस्कृति का कोई तत्व ना पाया जाए। संस्कृति के तत्व पाए जाते हैं। जो भी संस्कृति का तत्व पाया जाता है वो व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करता है। तो हर समाज में ये पाया जाता है। तो इसलिए ये कहते हैं कि जो प्रकार्यवाद है वो सार्वभौमिक है, प्रत्येक यूनिवर्सल है, प्रत्येक समाज में पाया जाता है। फ्राइड का ऑडिपस कॉम्प्लेक्स की आलोचना, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स की आलोचना की है मालिनोवस्की ने कि फ्राइड ने जो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स दिया, फ्राइड ने एक सिद्धांत दिया है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में। उन्होंने ऑडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में कहा कि ये सार्वभौमिक है, ये यूनिवर्सल है। ऑडिपस जो कॉम्प्लेक्स है वो प्रत्येक समाज में होता है। तो इस सार्वभौमिकता की जो धारणा है उस दावे को उन्होंने चुनौती दी है, उस दावे को आलोचना की है कि जैसे आम पश्चिमी विचारों को भी उन्होंने आलोचना दी है। फ्राइड का ऑडिपस कॉम्प्लेक्स जो दावा था, इन्होंने अपनी पुस्तक द सेक्स एंड रिप्रेशन इन सैवेज सोसाइटी 1927 में लिखी है। इस पुस्तक में उन्होंने क्रॉस कल्चरल दृष्टिकोण से शुरुआत की है, देखने की शुरुआत की। उसमें उन्होंने चुनौती देने की कोशिश की है। ये कहते हैं कि जो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स है वो व्यक्ति की किसी भी विशिष्ट मनोवैज्ञानिक जटिलताएं होती हैं, ये सार्वभौमिक नहीं है। पर्टिकुलर कोई व्यक्ति में कोई विशिष्ट तरह की मनोवैज्ञानिक जटिलता होती है, ये मनोवैज्ञानिक जटिलता होती है जो कि सार्वभौमिक नहीं है, ये प्रत्येक समाज में नहीं होती। किसी विशिष्ट जो व्यक्ति है, कोई व्यक्ति में कोई विशिष्ट मनोवैज्ञानिक ये डिसेबिलिटी होती है, मनोवैज्ञानिक जटिलता होती है। प्रकारों की अपरिहार्यता, इंडिस्पेंसिबिलिटी ऑफ फंक्शंस, इस अवधारणा के पीछे वो ये तर्क देते हैं, अगर किसी भी समाज में
कोई सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक रीति रिवाज हैं, किसी भी समाज में वो विद्यमान हैं, तो उसका अर्थ ये लगाते हैं कि अगर वो समाज में विद्यमान है, उससे संबंधित जो प्रथा है, वो प्रथा प्रकार्य किए जा रहे हैं, प्रथा कार्य कोई भी है वो प्रकार्य के बिना पूरा नहीं होता, जो प्रकार्य हैं वो आवश्यकता के बिना पूरा नहीं होता, तो वो दो ही समाज में हैं अगर उसकी वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता हो। समाज में कोई भी प्रथा तो ही प्रचलित रह सकती है, तो ही अस्तित्व में रह सकती है अगर वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हो। अगर मैं अपना एक एग्जाम्पल से बताऊं कि जैसे कि मैरिज, विवाह, मैरिज, तो हमने देखा मैरिज जो व्यक्ति जिस हिसाब से जितना पैसा है उसके पास, वो उसी हिसाब से अपना मैरिज जो समारोह है उन समारोहों को करता है। जिस हिसाब के उसके पास खर्चा वो कर सकता है, वैसा वो गैदरिंग इकट्ठा करता है। जब वो रिश्तेदारों को, रिलेटिव्स को बुलाता है, तो क्यों बुलाता है कि वहाँ एक शादी, मुख्य मकसद तो ये है कि वो शादी विवाह कर रहे हैं, लेकिन एक मनोरंजन का भी, जहाँ पे सामाजिक कार्य भी हो जाता है, मनोरंजन का भी कार्य होता है। तो व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करता है, उस नीड्स को पूरा करता है। वरना मैरिज तो कोर्ट मैरिज भी हो सकती है, जहाँ पे जो कोर्ट मैरिज है वो एक ऐसी ज़रूरत है कि जिसको वो खर्चा नहीं करना, या फिर किसी की मजबूरी है तो ही कोर्ट मैरिज हो रही है। तो जो मैरिज की जो प्रथा है, जो हम इसमें जो प्रथाएं होती हैं, रीति रिवाज को निभा रहे हैं, तो क्यों निभा रहे हैं? क्योंकि वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रही है। उसमें बहुत सारी ऐसी आवश्यकताएं हैं जो हमारी नीड को पूरा कर रही हैं, हमारे मनोरंजन को पूरा कर रही हैं, गैदरिंग को, सोशल गैदरिंग, उसमें जो गैदरिंग हो रही है, जो रिश्तेदारों का मेल मिलाप, तो इन सारी आवश्यकताओं को वो पूरा कर देता है, तो ही वो प्रथाएं प्रचलित हैं। तो वरना उसका अल्टरनेट भी होता है कि कोर्ट मैरिज कर ली जाए, पर लेकिन वो प्रथा इसीलिए अस्तित्व में है क्योंकि वो हमारी आवश्यकता को पूरा कर रही है। तो वो कहते हैं, मैलिनोवस्की कहते हैं कि अगर कोई प्रथा हमारी आवश्यकता को पूरा नहीं करती है, वो हमारे लिए, वो आवश्यकता को पूरा नहीं कर रही है, हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं है, तो वो धीरे धीरे समाज से खुद ही हटती जाएगी। तो जैसे कि जैसे फ़ोन है, जो पुराने फ़ोन हैं 2005 के, 2004 के जो फ़ोन थे, जैसे छोटे फ़ोन होते थे, मेरे को याद है कि जो नोकिया के फ़ोन होते थे ज़्यादातर, वही मोटरोला और नोकिया के फ़ोन, तो वो सिर्फ सुनने के काम आते हैं, बातचीत करने के काम ही आते हैं। उसमें गेम्स वगैरह छोटी सी होती थी, सांप सीढ़ी की गेम जो कि खेली जाती थी, और इतना ज़्यादा उसमें कोई काम नहीं था, कैलकुलेटर के काम आते थे। लेकिन समय के साथ जब बदलाव हुआ, टेक्निक में चेंज हुआ, तो स्मार्टफोन है, तो इंटरनेट आ गया है। इंटरनेट के कारण हमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है, तो हमारी जो नीड है वो उस फ़ोन से पूरी नहीं हो रही, जो पुराना फ़ोन है उससे नहीं पूरी हो रही, तो वो धीरे धीरे समाज से वो ख़त्म हो गए, उसका अस्तित्व जो है वो ख़त्म हो गया। जो हमारी नीड को पूरा नहीं करता, वो जो व्यक्ति की नीड को पूरा नहीं कर रहा है, तो जब व्यक्ति की नीड पूरी नहीं होगी, इंडिविजुअल की नीड पूरी नहीं होगी, तो धीरे वही समाज की नीड को पूरा नहीं करता, तो वो धीरे धीरे उस समाज से हट जाएगा। तो ये कहते हैं कि कोई भी प्रथा है वो तब तक रहती है जब तक वो हमारी नीड को पूरा कर रही है। अगर वो नीड को पूरा नहीं कर रही है, आवश्यकता को पूरा नहीं कर रही है, तो वो धीरे धीरे उस समाज से उसका अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाता है, वो खुद ही, उसका प्रकार्य कुछ नहीं रहता। तो प्रकार्य तो ही है जो जब हमारी आवश्यकता पूरी हो रही है। तो कुल मिला के हम कहें कि जो मैलिनोवस्की का प्रकार्यवाद है वो आवश्यकता पे जोर देता है कि व्यक्ति की आवश्यकता पूरी करने के लिए ही प्रकार्य होता है। प्रकार्य तो ही अस्तित्व में है, वो प्रथा जो रीति रिवाज तो ही अस्तित्व में है जब उसका प्रकार्य तो ही किया जा रहा है जब वो हमारी आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं। ये है मैलिनोवस्की की बुक्स जो उन्होंने कार्य किए हैं। द फैमिली अमंग द ऑस्ट्रेलियन एब्रोजीनियंस 1913 में इनकी फर्स्ट बुक है। आर्गोनेंट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक 1922 में लिखी है। मिथ इन प्रिमिटिव साइकोलॉजी 1926 में। क्राइम एंड कस्टम इन सैवेज सोसाइटी 1926। सेक्स एंड रेप्रेशन इन सैवेज सोसाइटी 1927। ये बुक्स जो मैंने लिखी हैं यहाँ पे, आप इनको लिख लें, आप 2-4 बार पढ़ लें तो लर्न हो जाएंगी, क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में तो ऐसा बुक्स के जो टाइम पीरियड है, बुक्स कौन किसने लिखी, ये पूछी जाती हैं। द सेक्सुअल लाइफ ऑफ सैवेज 1929 में
कोरल गार्डन्स एंड देयर मैजिक 1935, अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर 1944, द डायनेमिक्स ऑफ कल्चर चेंजेस 1946, फ्रीडम ऑफ सिविलाइजेशन 1947, मैजिक साइंस एंड रिलीजन एंड अदर एसेज 1948, सेक्स कल्चर एंड मिथ 1962। ये इनके कार्य हैं। तो इस तरह से हमने मैलिनोवस्की के बारे में पढ़ा। मैलिनोवस्की के बारे में हमने देखा कि उन्होंने एक कुलारिंग सिस्टम दिया है, जो कि एक हार होता है और एक आर्म का, हाथ का एक चूड़ी की तरह, मवाली उसको बोलते हैं। तो वो जो मवाली है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है द्वीप के बीच में, दूसरे द्वीप को 18 द्वीपों में जाता है वो, वहाँ पे 18 द्वीप हैं, उनके बीच में वो घूमता है एक रिंग की तरह। मवाली एंटी क्लॉकवाइज और जो सुलावा है वो क्लॉकवाइज घूमता है। तो ये क्लॉकवाइज, इसी को कुलारिंग जो है आदान प्रदान का सिस्टम जो उन्होंने बताया है। साथ में उन्होंने जो उनका प्रकार्यवाद है, मैलिनोवस्की का प्रकार्यवाद है, वो ये बताते हैं कि जो प्रकार्यवाद तो ही है अब हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो उनको एथनोग्राफर भी कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी कहते हैं, प्रकार्यवादी भी कहते हैं। और जो उनका प्रकार्यवाद है वो मनोवैज्ञानिक प्रकार्यवाद है, व्यक्तिक प्रकार्यवाद है। इन्होंने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड दिया है। ये पहले हैं जिन्होंने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड दिया है। ट्रोवियान द्वीप समूह में इन्होंने उन द्वीपवासियों का अध्ययन किया है जो कि न्यू गिनी में है। फ्रेजर का इनके ऊपर प्रभाव रहा है। इन्होंने उनकी पुस्तक पढ़ी है, पीटर ब्ला। तो रेडक्लिफ ब्राउन जो है वो उनके समकालीन थे। सो फ्रेंड्स, मैंने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको। सो फ्रेंड्स, थैंक्स।